Hi students, welcome back to our channel. I hope you can see me. I hope the board is visible. If you do not know me and if this is the first time you're watching my video, my name is Neha and I'm going to be the teacher for Fundamentals of Banking for FY BCom according to the new education policy. Okay? Today we will be beginning with our last lecture of chapter number 1. Okay, chapter number 1 का आज last lecture है. बाकी के सारे वीडियोस इसके पहले के आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे. So today we will end our chapter 1 and tomorrow we will start with chapter 2. But before beginning with the next part, I want to make an announcement. तो अगर आपने मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा था जिसमें हमने बैंकिंग के रिलेटेड अनाउंसमेंट्स किए थे, तो उसमें आई सेड समथिंग. उसमें मैंने ये बोला था कि हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद आई विल शेयर अ पीडीएफ विथ यू जिसमें चैप्टर के नोट्स रहेंगे. सो नाउ दिस चैप्टर इज लाइक 30 to 35 पेजेस लॉन्ग. इतना ज्यादा पढ़ना काफी इरिटेटिंग हो जाता है, राइट? When you have a lot of time on your hands, you can watch the video lectures, you can read the book and etc. But when you don't have a lot of time on your hands, you need like a quick revision. तो उसके लिए we have created tailor-made curated notes for you, जिसमें आपको काफी समरी लैंग्वेज में सब कुछ समझ में आ जाएगा. प्लस चैप्टर के एंड पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको लिखने हैं, तो वो भी नोट्स के एंड में कवर किए हुए हैं. So if you want those notes, you would have to subscribe to our channel on YouTube and you also have to subscribe to our Telegram channel. उसमें आपका सब्सक्रिप्शन एक बार हो गया, आपने वो चैनल ज्वाइन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी. वहां पे भी if you are having any difficulty to find the PDF, you can always contact the management number. अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैनेजमेंट का नंबर मिल जाएगा, सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, व्हाट्सएप का चैनल का लिंक मिल जाएगा. So if anyone is not able to find the PDF in the Telegram channel, because Telegram channel पे काफी बार चीजें गुम हो जाती है, तो if in case वैसा होता है तो contact the management, but rest assured आपको Telegram पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है? So without further ado, let's start. आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंकिंग. ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक है. अभी तक अपन ने बैंकिंग में क्या क्या कवर किया है? सबसे पहले अपन ने ये देखा है कि बैंक क्या करती है, बैंक का डेफिनेशन, बैंक का कॉन्सेप्ट, बैंक के की कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देखे. उसके बाद अपन ने देखा कि कितने सारे ऑथर्स ने क्या क्या डेफिनेशंस दिए हैं बैंक के. उसके बाद अपन ने देखा एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग. एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग में अपन ने 3 फेजेस देखे, एक प्री इंडिपेंडेंस एज वेल एज अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज, फिर उसके बाद नेशनलाइजेशन टू लिबरलाइजेशन फेज, और उसके बाद था हमारा मॉडर्नाइजेशन का फेज. वो सब होने के बाद अपन ने देखा टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस क्या क्या आए हैं बैंकिंग में, जैसे कि एटीएम, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, नेट बैंकिंग. उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैंक. स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैंक में अपन ने देखा कितने सारे टाइप के बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैंक्स. उनके एडवांटेजेस क्या है, उनका पर्पस क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, वो सब कुछ अपन ने देखा. ठीक है? नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था फंक्शंस ऑफ बैंकिंग. फंक्शंस ऑफ बैंकिंग में अपन ने सबसे पहले कवर किए प्राइमरी फंक्शंस. प्राइमरी फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स. ये 2 चीजें अपन ने कवर की, और काफी सारे टाइप के अलग अलग बैंक अकाउंट होते हैं उनके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया. ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1 इज द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द बैंकिंग. आज अपन ये कवर करेंगे and then tomorrow onwards we will start with chapter number 2. Once again, if you want the notes, you please subscribe to our Telegram channel. वहां पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है? So let's start. Secondary functions of a bank are apart from its primary functions. मतलब प्राइमरी फंक्शंस के अलावा जो भी चीज बैंकिंग करती है वो सेकेंडरी फंक्शंस का पार्ट हो जाता है. जाहिर सी बात है, प्राइमरी फंक्शंस में 2 चीजें आती, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स. ये 2 चीजें छोड़कर जो भी चीज बैंक करेगी वो सेकेंडरी फंक्शन का पार्ट हो जाएगी. एकदम सिंपल है, कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं, कॉमन सेंस. ओके, these functions serve as a fee-based income. Very important for the bank. If you want to avail to a lot of services that are being provided by the bank,
You have to give them a little fees and they will do that for you. तो ये बैंक का एक अर्निंग पॉइंट बन जाता है कि आप उनको सर्विसेज बैंक आपको प्रोवाइड करेगी और बदले में आप उनको फीस दोगे, जिसको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बोले जाते हैं या फिर मंथली फीस ऑफ द बैंक, कुछ भी, सर्विस फीस, मंथली मेंटेनेंस फीस, कुछ भी हो सकता है. Moreover, these functions establish banks as a universal financial entity wherein customers can obtain all their financial needs under one roof. Secondary functions of the bank can be divided into two parts. सबसे पहले agency, दूसरा utility. सबसे पहले बात करते हैं हमारे agency functions के बारे में. Okay? The agency functions of a bank refer to supplementary services. Very important. Highlight करो, underline करो, round करो, जो भी आप करते हो. They offer beyond their core functions of accepting deposits and providing loans. Agency functions जो है ये supplementary types of services है. These agency functions are undertaken by the bank on behalf of the customers to facilitate various financial transactions. अभी इसमें सबसे पहले क्या है, पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक्स, बिल्स एंड प्रॉमिसरी नोट्स. चेक्स, बिल्स एंड प्रॉमिसरी नोट्स all are negotiable instruments. Once again repeating, negotiable instruments is a very important part of your syllabus and it will be covered in chapter number 4 of this subject itself. So सेकेंडरी फंक्शंस में हमारा जो सबसे पहला पार्ट है एजेंसी रिलेटेड फंक्शंस. एजेंसी रिलेटेड फंक्शंस जो है ये सप्लीमेंटरी है नेचर में, मतलब मेन चीज के अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा आप क्या क्या दोगे. जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान जिम जाता है तो वो अपना डाइट अच्छे से लेता है, फिर प्रोटीन वाली चीजें खाता है, एक्सरसाइज में ज्यादा हेवी लिफ्टिंग करेगा या मे बी कैलोरीज कम कर देगा. सप्लीमेंट में वो क्या करते हैं, सप्लीमेंट में शायद से वो कोई प्रोटीन पाउडर ले, क्रिएटिन पाउडर ले, एनीथिंग लाइक दैट. तो ये जो चीज है ये एक्सटर्नली की जाती है ताकि हमारा जो गोल है वो जल्दी पूरा हो. सिमिलरली एजेंसी फंक्शंस भी ऐसे फंक्शंस है जो एक्सटर्नली सप्लीमेंट्री तौर पे किए जाते हैं. तो उसमें सबसे पहला फंक्शन है रिलेटेड टू योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. बैंक का काम है कलेक्ट करना किसी भी चेक को, किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज को या किसी भी प्रॉमिसरी नोट को, और बैंक का ये भी फंक्शन है कि उनको पे करना. दैट इज द रीजन बैंक इज द ड्रॉई. Whoever makes the negotiable instrument is the drawer. Whoever gets the money is the payee. Whoever pays the money is the bank. बैंक भले ही आपके ही बैंक अकाउंट से पे करेगा बट बैंक पे करता है, इसलिए बैंक ड्रॉई हो जाता है, आप ड्रॉवर हो जाते हो. ठीक है. सो पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक्स, बिल्स एंड प्रॉमिसरी नोट्स, ये जो है ये आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये आपके रिटन डॉक्यूमेंट्स है और ये क्या करते हैं, राइट क्रिएट करते हैं इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन. The term negotiable instrument is thus a written document transferable by delivery. For the Negotiable Instruments Act 1881, a promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker. Maker का मतलब है drawer. To pay a certain sum of money to the order of a certain sum of person or to the bearer of the instruments. मेकर इज द पर्सन जो क्या करता है, प्रॉमिसरी नोट को बनाता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है. एंड पे एक ऐसा इंसान है जिसको पेमेंट किया जाता है, और जो इंसान पे करता है वो होता है आपका ड्रॉवी. ओके, ड्रॉई. As per negotiable instruments, bill of exchange in instrument is a writing containing unconditional order signed by the maker. जिस किसी ने वो डॉक्यूमेंट लिखा है डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर और सर्टेन पर्सन टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. अभी आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जब भी बात करते हो तो 3 रहेगा. पे टू दिस पर्सन, ओके, मतलब इसी इंसान को दो, सिर्फ इसी इंसान को दो. नेक्स्ट होगा पे टू द ऑर्डर ऑफ दैट पर्सन. पे टू द ऑर्डर ऑफ दैट पर्सन का मतलब है इस पर्सन ने बोले हुए किसी भी इंसान को दे दो. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि पर्सन ए ने बोले हुए किसी भी इंसान को दे दो.
और तीसरा होता है बेरर, मतलब कोई भी जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है उसको पैसा दे दो। तो आप जब भी डेफिनेशंस पढ़ोगे, अभी अपन ऊपर प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन पढ़ा, इधर बिल ऑफ एक्सचेंज का पढ़ा, नीचे शायद से चेक का पढ़ेंगे, तो हर एक डेफिनेशन में आपको तीन चीजें हैं, पेएबल टू द पर्सन, पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ द पर्सन और पेएबल टू द बेयरर ऑफ द पर्सन। तो जब भी हम किसी भी डेफिनेशन में इतने सारे वर्ड्स देखते हैं ना, तो टेंशन आ जाता है कि यार ये क्या है, क्या मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि एक तो ये स्पेसिफिक XYZ पर्सन को पे करो, या ये स्पेसिफिक XYZ पर्सन ने बोले हुए पर्सन को पे करो, या फिर किसी को भी दे दो जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसको पेमेंट कर दो। ओके, all of these things are in writing, compulsory 100% needs to be in writing। ठीक है, अभी चेक का डेफिनेशन, चेक इज ऑल्सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। अभी चेक इज द ओनली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके डेफिनेशन में लिखा है ड्रॉन ऑन द बैंकर, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो प्रॉमिसरी नोट है वो ड्रॉन ऑन समवन, ड्रॉन ऑन अ सर्टन समवन। अभी वो सर्टन समवन कोई साहूकार हो सकता है, मनी लेंडर जिसको हम बोलते हैं, कोई बैंक हो सकता है, या कोई बिजनेस एंटिटी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट चेक इज द ओनली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज ड्रॉन ऑन अ बैंक एंड अ बैंक ओनली, एंड दैट इज द रीजन इतने सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब इतने सालों से चलते आ रहे, फिर भी चेक इज द मोस्ट पॉपुलर वन बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द बैंक। ओके, not expressed to be payable otherwise than on demand. So the payment and collection of these negotiable instruments is handled by a bank on behalf of its clients. Local and outstation checks and bills of exchange are collected by the bank through clearing house facilities provided by the central bank. ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अभी एकदम सिंपल भाषा में मैं हर एक आपको फंक्शन समझाऊंगी, फिर अपन रीड करेंगे। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है, इमेजिन करो कि मेरी एक LIC की इंश्योरेंस पॉलिसी है 60,000 रुपीज पर ईयर की। ठीक है, तो नाउ आई वाज थिंकिंग कि यार एक साथ 60,000 रुपीज देना काफी मुश्किल है, मैं एक काम करती हूँ 60,000 डिवाइडेड बाई 12, 5,000 पर मंथ। तो मैं LIC वालों के पास जाके मंथली पेमेंट का सिस्टम अवेलेबल करवा लेती हूँ। ओके, तो फर्स्ट मंथ मैंने पे कर दिया क्योंकि मुझे याद था, सेकेंड मंथ मैंने फोन में रिमाइंडर लगा के रखा तो मुझे याद आया, थर्ड मंथ मेरा जो एजेंट है LIC का, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मैम आपका पेमेंट आपको करना है, करो नहीं तो पॉलिसी के डेट के आगे निकल गई तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो मैंने पे कर दिया। तो अभी फोर्थ महीने में मैं टेंशन में आ गई, मैंने मंथली तो कर लिया है बट अभी मुझे टेंशन हो रहा है, मुझे डेट याद नहीं रहती, मैं मेरे कामों में बिजी हो जाती हूँ। व्हाट कैन आई डू कि ऑटोमेटिकली मेरे बैंक से पैसा इंश्योरेंस वालों के बैंक में ट्रांसफर हो जाए। तो अभी मैं गई बैंक में, मैंने बैंक वालों को मेरा प्रॉब्लम बताया कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट कैन आई डू कि मेरे दिमाग से ये स्ट्रेस हट जाए। तो बैंक वालों ने मुझे बताया स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो मैंने पूछा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, तो दे सेड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब है यू गिव योर बैंक एन ऑर्डर कि हाय बैंक, माय नेम इज नेहा, can you please transfer a sum of 5,000 rupees to the bank account of LIC insurance company on 15th of every month। ओके, तो आप अगर ये बैंक को बोल दोगे तो बैंक बिना एनी इंस्ट्रक्शन, बिना एनी ऑर्डर, बिना एनी रिमाइंडर विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर 5,000 rupees from your bank account to LIC बैंक अकाउंट every month on 15th, जैसे 15th अगस्त, 15th सितंबर, 15th अक्टूबर, 15th नवंबर, so on so forth। तो आई वाज लाइक वाह, दिस इज तो एकदम बेस्ट, मेरा तो टेंशन ही निकल जाएगा। बट देन द मैनेजर ऑफ द बैंक टोल्ड मी कि आपका टेंशन निकल गया वो एकदम बेस्ट है, बट एक चीज है जो आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला क्या, अभी क्या करूँ? तो दे सेड कि आपको हमेशा ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके बैंक में उतना पैसा है। इमेजिन करो कि 15 तारीख आ गई, 15 तारीख को आपको ऑटो कट होगा 5,000 रुपीज, पर आपके बैंक में उतने पैसे ही नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला ओके,
फिर उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिया। जाते जाते मैनेजर सर ने वापस से एक बार रुकाया, बोला कि 1 मिनट रुको। मैंने बोला अभी क्या? तो बोले कि अगर आपको कभी भी ये सिस्टम को रुकाना है तो आपको बैंक में रिमाइंडर देना पड़ेगा, एक नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक को एक बार स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मिल गया तो बैंक विल कंटिन्यू टू डू सो। एंड इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज दैट अभी खत्म हो गया, अभी मुझे नहीं करना है, तो आपको बैंक में आके वो क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट को विड्रॉ करना पड़ेगा। तो आई एम लाइक ओके ठीक है, जब भी मेरा टेन्योर खत्म हो जाएगा तब मैं बैंक में आके वो नोटिफिकेशन दे दूंगी। तो दिस इज अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ऑटोमेटिकली ऑन दैट डे ऑफ दैट मंथ आपके पैसे कट हो जाएंगे। ओके अभी सिर्फ रीड कर लेते हैं। A customer may authorize his bank for the payment to various persons or institutions via the use of standing instructions. These standing instructions are usually given in respect of periodical payments such as insurance premium, rents, subscriptions, donations and others. Bank being an agent of the customer follows these standing instructions. ठीक है? अभी एजेंसी फॉर परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। Banks may act as agents for customers to buy and sell securities such as stocks. अभी अगर आप पहले देखोगे तो जब हम नेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो तब बैंक्स का काम सिर्फ इतना था कि पैसे लो, डिपॉजिट में करो और लोन दो। बाद में जब लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेट बैंक्स चालू हुई, फॉरेन बैंक्स आई, तब बैंक्स में कंपटीशन इतनी बढ़ गई थी कि उनको कुछ नया करना पड़ा ताकि वो कंपटीशन का जो एडवांटेज है वो उनको मिले और सारे कस्टमर्स उनके पास आए। तो उन्होंने एक आइडिया निकाली कि हर एक पर्सन जब भी सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, स्टॉक्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, उनको जब भी ये चीजें लेनी बेचनी होती है तो वो ब्रोकर के पास जाते हैं। हाउ अबाउट वी आवरसेल्व्स ओनली बिकम द ब्रोकर? हम ही हमारे बैंक में कस्टमर का डीमैट अकाउंट खोलेंगे और उनको मदद करेंगे सिक्योरिटीज को लेने में और बेचने में। तो दे बिकम द डीमैट अकाउंट ऑफ द परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द कस्टमर्स। ठीक है, ये सिस्टम उन्होंने यहाँ पे चालू कर दिया। नेक्स्ट इज एक्टिंग एज अ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। The bank also acts as a trustee or executor for its customers to manage trust property as per instructions of property owners. ठीक है, as services of these kind require specialized knowledge, the bank discharges this responsibility more efficiently as compared to other agencies. आपने अगर कोई ट्रस्ट फंड ओपन किया है तो उसका जो एग्जीक्यूशन है, मतलब प्रॉपरली जिनका पैसा है वो उनको मिलना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए, प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ मिलना चाहिए, ये सारी चीजों का टेक केयर भी हमारा बैंक हमारे लिए करता है। ठीक है, ये हो गए हमारे एजेंसी फंक्शंस। 4 टाइप के फंक्शंस है जो अपन ने हमारे एजेंसी फंक्शंस में पढ़े। नेक्स्ट इज आवर जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। Utility functions complement the core financial services offered by banks and contribute to building strong customer relationships. Important word, enhancing convenience and improving overall customer satisfaction. So basically general utility functions are all about कि customer के साथ हमारा relationship कैसे अच्छा बने, कस्टमर को कैसे हमारा बैंक अच्छा लगे, कस्टमर कैसे इतना अच्छा लगे हमारा बैंक कि वो और कस्टमर्स को लेके आए। तो जनरल यूटिलिटी फंक्शंस आर ऑल अबाउट इम्प्रेसिंग एंड इम्प्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस विद आवर बैंक। ओके, तो उसमें सबसे पहला ये है सेफ कस्टडी एंड सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स। एकदम सिंपल है, आपको अगर कोई सोना या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या कोई डायमंड का नेकलेस, ये सारी चीजें अगर आपको बैंक में रखनी है तो आपको एक सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर या उसको वॉल्ट भी बोला जाता है, VAULT, वहां पे जाके आप उसको एकदम सेफली रख सकते हो। बैंक एक्ट्स एज अ कस्टोडियन, अ कस्टडी पर्सन ऑफ योर वैल्यूएबल थिंग्स। Banks accept customers' valuables, jewelry, ornaments, documents, deeds or securities for safe custodies. They provide safe deposit vaults like lockers for storing these valuables. ठीक है, नेक्स्ट इज रेमिटेंस ऑफ फंड्स। रेमिटेंस ऑफ फंड्स का मतलब है जब आपको एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसों का ट्रांसफर करना है।
तो यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ NEFT, RTGS, ECS, ये सारी फैसिलिटीज के मदद से आप ये कर सकते हो. Banks provide facilities for the transfer of money to any place within and outside of the country. These funds are transferred by means of draft, telephonic transfer, electronic transfer such as internet banking and RTGS, NEFT. ठीक है. नेक्स्ट इज पेंशन पेमेंट्स. दुनिया भर के पेंशन पेमेंट्स जो है वो बैंक से डिसबर्स होते हैं. कोई ऐसा पर्सन नहीं जो हाथ में कैश का गट्ठा लेके आएगा और आपको देगा महीने की 1 तारीख को कि मैम आपका पेंशन. डजंट हैपन लाइक दैट. आपका पेंशन आपके बैंक अकाउंट से ही डिसबर्स होता है. ठीक है. इन द कंट्री आर डिसबर्स थ्रू द बैंक्स ऑल पेंशन पेमेंट्स. Acting as a dealer in foreign exchange. Banks deal in foreign exchange as they are authorized dealers. Authorized मतलब government की permission से. This enables the importers and exporters to obtain foreign currency. अगर आपको कोई भी करेंसी चाहिए है किसी भी कंट्री की, आप बैंक में जाओगे, उनको अपना रुपीज देना INR और बोलना कि मुझे इतना इतना US डॉलर चाहिए या इतना इतना ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए, तो आपको बैंक्स क्या करती है, वो करेंसी एक्सचेंज करके देख के आपका फायदा कराती है. थोड़ा बहुत कमीशन चार्ज करते हैं और बदले में आपको पैसा दे देते हैं. इंडिविजुअल्स कैन ऑब्टेन बेनिफिट्स लाइक पेमेंट्स फॉर ट्रैवल अब्रॉड. अगर कहीं घूमने जाना है फॉरेन कंट्री में, फॉरेन एजुकेशन लेना है, ये सारी सर्विसेज के लिए भी बैंक्स लोन देती है. ओके. परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक इज रिक्वायर्ड फॉर अ बैंक टू बी एबल टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज. इसलिए मैंने बोला कि जब ये ऑथराइज्ड डीलर की बात करते हैं, इट मींस दे हैव टू हैव परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट मतलब कौन? हमारी सेंट्रल बैंक, क्योंकि सेंट्रल बैंक इज द गवर्नमेंट्स बैंक व्हिच इज द RBI, Reserve Bank of India. Next point is letter of credit. Most international transactions are made through letter of credit issued by the bank. LC serves as an instrument of trust for exporters and importers alike, as the banks are intermediary parties to the transfer of money and verification of documents. जब भी बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट ऑफर करती है तो एक वेरिफिकेशन मिलता है कि दिस पर्सन इज जेन्युइन, दिस पर्सन इज रियल. ये बैंक का LC लेकर आया तो मतलब इसके साथ बिजनेस करने में कोई टेंशन नहीं है, ये हमारा पैसा नहीं डुबाएगा. स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. स्पेशलाइज्ड सर्विसेज का मतलब है स्पेसिफिक कस्टमर टेलर में. ओके. आप जब भी कोई भी कपड़ा सिलाते हो टेलर के पास से, तो वो आपके मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली बनता है, जो भी आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट है. मतलब इमेजिन करो, आप जब भी जीन्स खरीदने जाते हो या कोई भी ट्राउजर्स खरीदने जाते हो, तो वो कैसे साइजेस में आती है? 24, 26, 28, 30, 32, 34 वगैरह वगैरह. ठीक है. इमेजिन करो किसी का वेस्ट का साइज है 27, तो अभी उसको 26 बहुत टाइट आ जाएगा, 28 बहुत ढीला आ जाएगा, है ना. तो उनको शायद से फिर 26 एकदम ही पेट अंदर खींच खींच के पहनना पड़ेगा, या फिर 28 को बेल्ट के साथ पहनना पड़ेगा. बट अगर हम यही चीज रेडीमेड ना खरीदते हुए टेलर के पास से सिला के ले, तो टेलर विल स्टिच एग्जैक्ट 27 सेंटीमीटर्स का हमारा, है ना. तो वैसे ही जैसे अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं अलग अलग लोगों के, वैसे अलग अलग कस्टमर्स के अलग अलग बैंकिंग नीड्स होते हैं. उसके हिसाब से बैंक क्या करती है, उनको स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ऑफर करती है. जैसे स्मॉल बिजनेस बैंकिंग है, वेल्थ मैनेजमेंट है, मॉर्गेज सर्विसेज, स्टूडेंट बैंकिंग, सीनियर सिटीजन बैंकिंग. हर एक की नीड के हिसाब से स्पेशलाइज्ड सर्विसेज इज गिवन बाय द बैंक. ओके. नेक्स्ट इज अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज. अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब है जब भी कोई भी कंपनी मार्केट में पब्लिक इश्यू करती है कि यू कैन बाय आवर शेयर्स, दे आर ओपन टू सेल. ऐसे टाइम पे अकॉर्डिंग टू द सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस. सेबी मतलब क्या? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अगर आपने अपने 11th और 12th में SP लिया होगा, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, तो आप ये जानते होंगे कि जब भी कोई भी कंपनी शेयर्स इश्यू करती है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90%. 90% amount of shares should be subscribed, otherwise you have to refund all of them. थोड़े भी कम पड़ते तो आपको सारे शेयर्स वापस से मार्केट में रिफंड करने पड़ते. तो ये सब ना हो, इसीलिए कंपनीज क्या करती है, कंपनीज प्रिफर अंडरराइटिंग.
अंडर राइटिंग का मतलब है दे गो टू बिग बिग बिजनेसमैन और बिग बिग बैंक्स और उनके साथ एक अग्रीमेंट साइन करवाती है कि अगर बाय चांस हमारी कंपनी के शेयर्स मार्केट में नहीं बिकते हैं तो प्लीज बाय आवर शेयर्स, वी विल गिव यू सम काइंड ऑफ डिस्काउंट। और मे बी वो एक प्राइस डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर वो शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है, तो उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग सर्विसेज एंड दोज आर ऑल्सो गिवन बाय द बैंक्स। The bank gives an undertaking that if the shares issued by a company remains unsubscribed, the banks will subscribe them। मतलब कंपनीज को भी टेंशन नहीं, बैंक्स का भी सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ठीक है, ये है हमारे जनरल यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ द बैंक that come under the secondary functions of the bank. Okay, now अभी अगर अब देखोगे these are the questions for discussion। अभी जो भी यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं उसमें से 4 लॉन्ग आंसर्स है और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, तो ये जो भी है ये आपको इजीली ऊपर से मिल जाएंगे हमारे लेसन में से। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो नोट्स में से मिल जाएंगे जो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, सो आपका काम है गो थ्रू करना, ग्लांस करना। इफ कोई भी पॉइंट में डिफिकल्टी आती है तो यू कैन गो थ्रू द लेक्चर्स अगेन एंड रिवाइज। हमारे जितने भी लेक्चर्स है उसमें हर एक लेक्चर में टॉपिक वाइज नाम दिए गए हुए हैं, तो आपको हर एक लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है वही टॉपिक आपको करना है, तो वही लेक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1, एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग। From tomorrow onwards, we will start with chapter number 2. चलेगा? We will meet tomorrow now. Have a good day all of you. Okay? Bye bye.